हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के चैप्टर में एक नया टॉपिक, दैट इज द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। और बच्चों, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि अभी तक की जो हमने क्लासेस में समझा था परचेस कंसिडरेशन निकालना, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, उसका जो प्रैक्टिकल यूजेज होगा, वो आपको अब समझ में आने वाला है जब हम उसकी अकाउंटिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? इट इज द कंपनी दैट हैज परचेस्ड द बिजनेस ऑफ होम द ट्रांसफरर कंपनी। यानी कि वेंडर कंपनी के बिजनेस को जो कंपनी खरीद लेती है या जो नई कंपनी अमेलगमेशन में फॉर्म होती है, उस न्यू कंपनी को अपन बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी को ये जो अमेलगमेशन का प्रोसेस है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी होंगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाना पड़ेगा, ये सब कहानी जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो लिखिए जरा अपनी कॉपीज में हेडिंग, टॉपिक नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमने पहले टॉपिक कर रखे हैं ऑलरेडी उसी का एक्सटेंशन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ लिया वो आपको काम नहीं आने वाला, वो सब कुछ काम आएगा आपको यहाँ पे भी। ठीक है, बट जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इस टॉपिक से उठकर आते हैं। यानी जनरली आपको एमेलगमेशन के क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा, यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफरी कंपनी एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एमेलगमेशन रिवाइज्ड बैलेंस शीट तो पूछते ही पूछते हैं, और बैलेंस शीट आप तब समझ पाएंगे अच्छे से जब आपको ये जो एंट्रीज है वो समझ में आएंगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लें जरा टॉपिक नंबर 4 का हेडिंग, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, द कंपनी दैट इज परचेजिंग द बिजनेस, द कंपनी दैट इज न्यूली फॉर्म्ड, जिसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, दैट इज द ट्रांसफरी कंपनी। जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, दैट इज द ट्रांसफरर कंपनी। ओके, सो फॉर अमेलगमेशन एंड फॉर एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग समझेंगे, एंड अकाउंटिंग दोनों के लिए सेम है। ठीक है, बस हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जो अमेलगमेशन है वो कौन से नेचर में किया गया है। यानी कि ये वाली बात जो थी वो आपको मैंने टॉपिक नंबर 2 में लिखवाई थी। आप निकाल लें जरा ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। आइदर इट वाज इन द नेचर ऑफ मर्जर और इट वाज इन द नेचर ऑफ परचेज। सो इफ ऑल द 5 कंडीशंस, अगर पांचों शर्तें मंजूर होती हैं, अगर पांचों शर्तें ट्रू हो जाती हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है। बट अगर 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं हो पाए पांचों में से, इट बिकम्स अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो बच्चों यहां पे आपको टेक्निकली समझ में आने वाला है कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे अगर मर्जर का नेचर होगा या फिर परचेज का नेचर होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस टॉपिक नंबर 4 को मैं आपको 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यानी कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इन द नेचर ऑफ परचेज में किस तरह से एंट्रीज बनाना है, एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर किस तरह से एंट्रीज क्रिएट करना है। तो आप भी मेरे साथ साथ में इस तरह के जो डिविजन्स हैं वो कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं अमेलगमेशन, amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of merger. Next is amalgamation in the nature of purchase. दोनों की एंट्रीज में स्लाइट डिफरेंसेस हैं, वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, और फिर जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अपन उसको अप्लाई करेंगे।
हाँ जी बच्चों, तो नेचर ऑफ मर्जर की 5 कंडीशंस क्या थी? अगर हम रिकॉल करें, सबसे पहली कंडीशन थी कि सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी जाएंगी। यानी कि अगर अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है तो आपको जो परचेजिंग कंपनी है उसकी कंपनी में सारे के सारे पुराने बिजनेस के एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यानी कि अगर समझो, अगर मुझे किसी का कंपनी परचेज करना है और मर्जर के नेचर में परचेज करना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये वाला एसेट नहीं चाहिए, तुम्हारा ये एसेट बेकार है, मैं नहीं लूंगा। मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब ये हुआ कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू विच कंपनी? टू द परचेजिंग कंपनी। चाहे से वो एसेट बहुत ही नॉमिनल वैल्यू का क्यों नहीं हो, चाहे से वो एसेट हमारे काम का क्यों ना हो, बट हमें यहां पे फंडामेंटली सारे के सारे एसेट एंड सभी तरह की जो लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर करनी है। किसके अंदर? मर्जर के नेचर के अंदर। बट इफ द अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, तो इसका मतलब आई एज अ परचेजर हैव अ चॉइस कि मुझे कौन कौन से एसेट टेक ओवर करने हैं। अगर सेलिंग कंपनी के पास में 15 एसेट्स हैं तो मैं चूज कर सकता हूं कि मैं ये वाले एसेट को लूंगा, इसको लूंगा, इसको लूंगा, बाकी एसेट मुझे नहीं चाहिए, तो बेकार है, अपने पास में रख लो, अपने आप से बेच दो। राइट? तो बच्चों ध्यान रखें, अगर मर्जर का नेचर होगा तो सभी तरह के एसेट्स और सभी तरह की लायबिलिटीज टेक ओवर होंगी। मोर ओवर, ये जो टेक ओवर की एंट्री है वो कौन सी वैल्यू के ऊपर बनेगी? बुक वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि यहां पे हम वैल्यूज को चेंज नहीं करते। बट देयर वॉज एन एक्सेप्शन। अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी के लिए कुछ चेंजेस करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो अलाउड है, बट आप यहां पे रिकॉर्डिंग मार्केट वैल्यूज पर नहीं करेंगे। उसके बाद जो पेमेंट होगा वो प्योरली इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होगा। यानी कि जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम इक्विटी शेयर्स के फॉर्म के अंदर पेमेंट करेंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। अगर फ्रैक्शनल शेयर्स निकल कर आते हैं तो कैश पेमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा जो सेलिंग कंपनी है उसके कम से कम 90% शेयर होल्डर्स विल कंटिन्यू एज द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। जो नई कंपनी बनेगी उसके भी वो शेयर होल्डर्स बने रहेंगे। एंड लास्ट कंडीशन यहां पे क्या था बच्चों? आखिरी कंडीशन ये था कि जो बिजनेस है, जो सेलिंग कंपनी का बिजनेस है, वो शट डाउन नहीं होगा। दैट बिजनेस विल ऑल्सो बी कंटिन्यूड बाय हुम? बाय द न्यू कंपनी। ये 5 कंडीशंस थी जो डिस्टिंग्विश करती हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। सो इफ ऑल द 5 कंडीशंस आर प्रेजेंट, इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमें मर्जर के नेचर में किस तरह की एंट्रीज जो बनानी है। तो बच्चों, एंट्रीज को बनाने का जो बेस है दैट इज द परचेज कंसिडरेशन, जो आपने टॉपिक नंबर 3 में मुझसे ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है, जिसको निकालने के यहाँ पे अलग अलग मेथड्स भी आपको मैंने सिखा दिए हैं, प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कौन करता है? इट इज मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। खरीदने वाली कंपनी जो है वो पीसी पे करती है किसको? ओनर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। यानी कि जो पहला पहला एंट्री होगा दैट इज टू बी मेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नंबर 1 मेंशन कर रहा हूं, या आप एंट्री नंबर A कह सकते हैं। इट इज फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, यानी कि जो हमने बिजनेस परचेज करा है उसके बदले कंसिडरेशन पे करना है। क्या एंट्री बनाया जाएगा? मर्जर के नेचर में। तो बच्चों मैंने यहाँ पे मर्जर के नेचर में एंट्री लिखा, बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट। बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट 2। हमें पेमेंट किसको करना है? वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द ओनर्स। पर बच्चों यहां पे क्या होगा? यहां पे हम ओनर्स की जगह एक टेक्निकल नेम यूज करने वाले हैं। और टेक्निकल नेम क्या है? ध्यान दीजिए, जिस समय पर हम अमेलगमेशन करते हैं उसी समय पर हाथों हाथ पुरानी कंपनीज को आपको शट डाउन भी करना पड़ता है, बिकॉज पुरानी कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर देती हैं। तो क्योंकि पुरानी कंपनीज की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और एक नई कंपनी फॉर्म होगी, तो यानी पुरानी कंपनी का होगा लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के प्रोसेस को टेक ओवर करने के लिए हम यहां पे अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर को।
and that liquidator will pay the PC to the respective owners। ठीक है, यानी कि जो ये PC का पैसा है वो अपन किसको पे करेंगे, लिक्विडेटर को पे करेंगे, और वो जो लिक्विडेटर है वो किसको बांट देगा, वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में ये पैसा डिवाइड कर देगा। सो आई एम राइटिंग बिजनेस मर्ज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी का मतलब ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, ये आपका पहला एंट्री हो गया, बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, अमाउंट इज द परचेज कंसिडरेशन, यानी इस एंट्री का जो अमाउंट लिखेंगे दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। और वो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एंट्री में क्लियर कट लिखा है परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ओके, अब यही वाला एंट्री इन द नेचर ऑफ परचेज में कैसे बनाया जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट लिख दिया परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया बिजनेस मर्ज्ड की बजाय बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि हमारे मॉड्यूल्स में दोनों केसेस के अंदर बिजनेस परचेज ही टर्म यूज कर लिया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मर्जर के केस में क्या करा, बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट यूज कर लिया और परचेज के केस में बिजनेस परचेज अकाउंट यूज कर लिया। वैसे अगर आप दोनों के अंदर ही परचेज अकाउंट यूज करेंगे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलने वाला है। ओके, सो फर्स्ट एंट्री इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ द सिचुएशंस, चाहे से मर्जर का नेचर हो चाहे से परचेज का नेचर हो। इज द पॉइंट क्लैरिफाइड टू एवरीवन? द फर्स्ट एंट्री of making the consideration due in case of merger, the entry is made as business merged account debit to liquidator of vendor company, and in the nature of purchase the entry will be business purchase account debit to liquidator of vendor company। ठीक है, आइए बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट एंट्री, टेक ओवर ऑफ बिजनेस। जो सेकंड एंट्री है वो बिजनेस के टेक ओवर के लिए बनाई जा रही है, टेक ओवर ऑफ बिजनेस। अब जैसा कि आपको मैंने अभी ये जो पांचों कंडीशंस थी मर्जर की वो रिपीट करी थी, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मर्जर के केस के अंदर, मर्जर के केस में वी डोंट हैव अ चॉइस कि हमें कौन से एसेट टेक ओवर करने हैं या कौन सी लायबिलिटीज टेक ओवर करनी है। वी हैव टू टेक ओवर ईच एंड एवरी एसेट, वी हैव टू टेक ओवर ईच एंड एवरी लायबिलिटी। यानी अगर मैं किसी का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता हूं तो मुझे उसके सारे एसेट और सभी तरह की लायबिलिटीज टेक ओवर करनी पड़ेंगी इफ दैट एमैल्गमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ऑल एसेट्स कॉमा लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स कॉमा लायबिलिटीज एंड reserves are taken over। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, all assets, liabilities and reserves are taken over at book values। सारे के सारे एसेट, सभी तरह की लायबिलिटीज, सभी तरह के रिजर्व्स टेक ओवर करे जाएंगे बुक वैल्यूज पर। ओके, तो यहां पे हमारी दो कंडीशन मैंने कवर कर ली है मर्जर की, सभी तरह के एसेट, सभी तरह की लायबिलिटीज, एंड जो टेक ओवर होगा वो कौन सी वैल्यूज पे होगा, बुक वैल्यूज पे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम किसी भी एसेट को छोड़ेंगे नहीं, जितने भी एसेट्स हैं वो सब टेक ओवर करने, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब टेक ओवर करनी है, जितने भी रिजर्व्स हैं वो भी हमें टेक ओवर करने हैं। ओके, फिर मैंने यहां पे लिखा द वैल्यू ऑफ purchase consideration, the value of purchase consideration must be compared, the value of purchase consideration must be compared with the value of
शेयर कैपिटल must be compared with the value of share capital of vendor company। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमें यहां पे एक डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होगा जिसको हमने कैलकुलेट करना सीखा स्टेप नंबर 3 में, तो जो भी पीसी का अमाउंट होगा, लेट अस से वो पीसी का अमाउंट आया 20 लाख, तो इस 20 लाख को मुझे कंपेयर करना है किससे? मुझे शेयर कैपिटल से कंपेयर करना है। किसकी शेयर कैपिटल से? वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल से कंपेयर करना है। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे एक डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस है वो आपके लिए फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। खरीदने वाली कंपनी के लिए वो फायदा भी हो सकता है और खरीदने वाली कंपनी का नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस अराइज होगा दैट इज टू बी एडजस्टेड इन द रिजर्व्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द डिफरेंस इन टू वैल्यूज shall be adjusted। The difference in two values shall be adjusted in, या adjusted with कर लेते हैं। The difference in two values shall be adjusted with reserves। Shall be adjusted with reserves। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात समझाता हूं। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं उसको आप सुनेंगे। पहले लिख लिया सबने तीनों पॉइंट? अभी तक मैंने आपको एंट्री नहीं समझाई है, मैंने आपको बेसिक मीनिंग समझाया है कि मर्जर के नेचर में क्या होगा। सभी तरह के एसेट्स, सभी तरह की लायबिलिटीज और सभी तरह के रिजर्व्स टेक ओवर करने हैं। ये टेक ओवर कर लेने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल के अमाउंट से। अब शेयर कैपिटल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको भी उसका फंडामेंटल रीजन समझाने वाला हूं। और फिर कंपैरिजन करने पे जो डिफरेंस अराइज होगा उस डिफरेंस को हमें रिजर्व में एडजस्ट करना होगा। ये वाली बात मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक है, अब आप इस बात को प्रैक्टिकली समझे मैं कहना क्या चाहता हूं। और आपको जो मैं समझा रहा हूं वो नोट नहीं करना है, बस आपको नोट केवल यही 3 पॉइंट करने थे। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं? सर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बच्चों, ये आपने बिल्कुल ठीक मुझे बताया कि सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बताएं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है? बच्चे कह रहे हैं सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिख दो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स। वेरी गुड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ जाता है? तो शेयर होल्डर फंड में पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? सर इसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने कहा ये भी ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बट हम मानते हैं कि एक्सेप्शनल केस है, होता ही नहीं है, जनरली हमें दिखता ही नहीं है। सेकेंड मेजर हेडिंग होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगेन ये भी बहुत एक रेयर सिचुएशन है, तो हम यहाँ पे सेकेंड हेडिंग को मान के चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है भाई, मुझे नॉन करंट लायबिलिटी के डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछने। थर्ड हेडिंग क्या आ सकता है? मेजर करंट लायबिलिटीज। अगेन मुझे इसके भी डिस्टिंक्शन नहीं जानने हैं। ओके, आप मेरा पर्पस शायद अभी समझ नहीं पा रहे, बट जब मैं आपको ये पूरी कहानी समझा दूंगा फिर आपको ये पूरा केस समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेजर हेडिंग आता है एसेट्स। अच्छा जी, एसेट में पहला आइटम क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। ओके, जिसका मुझे अगेन बाइफर्केशन नहीं जानना आपसे। और सेकंड मेजर हेडिंग आता है करंट एसेट्स, और उसका भी हम यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं देख रहे। ठीक है, ये कंपनी की एक बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट है विद द मेजर हेडिंग्स। तो अब हमने यहां पे क्या लिखा? दैट ऑल द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन ओवर। तो मान लीजिए इस कंपनी को आपको टेक ओवर करना है। ठीक है, assume for the simplicity that each value is of 1 करोड़।
ये भी 1 करोड़, ये भी 1 करोड़, ये भी 1 करोड़, ये भी 1 करोड़। ठीक है, लाइबिलिटीज में सब चीजें 1 करोड़ की वैल्यू की हैं, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 करोड़। और यहाँ पे ये जो है ये है 2 करोड़ का, ये है 2 करोड़ का, टोटल हो जाएगा 4 करोड़। ओके, ये मेरा एक बड़ा सिंपल सा बैलेंस शीट तैयार हो गया। हम इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, हम इस कंपनी को परचेज कर रहे हैं। तो जब मैं इस कंपनी को परचेज करूंगा मुझे सारे के सारे एसेट टेक ओवर करने हैं। आई हैव टू टेक ओवर ऑल द नॉन करंट एसेट्स, आई विल टेक ओवर ऑल द करंट एसेट्स। यानी कि मैंने कुल मिलाकर कितनी वैल्यू के एसेट टेक ओवर करे, 4 करोड़ की वैल्यू के एसेट टेक ओवर करे। चाहे से आज इनकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ हो तो भी मुझे रिकॉर्डिंग कितने पे करना है, 4 करोड़ पे। चाहे से आज इनकी मार्केट वैल्यू 6 करोड़ हो, मुझे अगेन रिकॉर्डिंग किस पे करना है, 4 करोड़ पे। वाई इज दैट सो? क्योंकि मुझे एसेट, लायबिलिटी एंड रिजर्व टेक ओवर करने हैं बुक वैल्यूज पे। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीटली सारे के सारे एसेट जो होंगे बच्चों वो यहाँ पे टेक ओवर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? ऑल दीज एसेट्स शैल बी टेकन ओवर। सवाल उठता है सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में से क्या क्या टेक ओवर होगा? तो बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक तो हमें टेक ओवर करनी है नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा हमें टेक ओवर करना है करंट लायबिलिटी, बिकॉज दीज टू आर माय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है ना, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। यानी कि कुल मिलाकर 2 करोड़ की लायबिलिटीज टेक ओवर हो गई। उसके अलावा कुछ और भी टेक ओवर करा जाएगा, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ऑल एसेट, ऑल लायबिलिटी एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन ओवर। तो लायबिलिटीज भी आ गई, एसेट्स भी आ गए और यहां पे रिजर्व्स भी आ गए टेक ओवर की एंट्री में। रिजर्व कौन सी वैल्यू पे आएंगे? अगेन बुक वैल्यू, दैट इज 1 करोड़। तो आप मुझे बताइए आपने बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी एकमात्र चीज है जो आपने छोड़ दी? दैट इज सिंपली और शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में अब केवल एक ही तो आइटम रह गया। वेंडर कंपनी के पास जो भी बैलेंसेस थे वो एज इट इज हमने सारे के सारे बैलेंस उठा लिए और नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। बट क्या चीज ट्रांसफर नहीं करी? शेयर कैपिटल ट्रांसफर नहीं करी है। तो क्योंकि बच्चों शेयर कैपिटल ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए मुझे कंपैरिजन भी किससे करना चाहिए? शेयर कैपिटल से ही करना चाहिए। ऑलराइट, ये इसका आपको समझ में आ रहा है लॉजिक? मुझे परचेज कंसिडरेशन को शेयर कैपिटल से कंपेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने बाकी सब चीजें तो ऑलरेडी क्या कर ली हैं, टेक ओवर कर ली हैं। अब सर एक कंपैरिजन से क्या होगा? देखो प्रैक्टिकली जो आपने बिजनेस परचेज करा है उसकी आज नेट वैल्यू कितनी है? प्रैक्टिकली जो आपने बिजनेस परचेज करा उसकी आज नेट वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर देखिए 4 करोड़ के तो यहाँ पे एसेट्स हैं, ठीक है, और 2 करोड़ की लायबिलिटीज हैं। 4 करोड़ के एसेट, 2 करोड़ की लायबिलिटीज, तो सर 4 माइनस 2 करोड़ इसकी आज नेट एसेट्स की वैल्यू है। ये बात तो गलत नहीं है ना? ठीक है ना, 2 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने समझा था एज पर दी मेथड ऑफ व्हाट, द मेथड ऑफ नेट एसेट्स। पीसी निकालने का तरीका क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। ठीक है, जितना भी हमने एसेट टेक ओवर करा और जो भी हमने लायबिलिटीज को टेक ओवर करा उसको हम लेते हैं मार्केट वैल्यू पे, किसके अंदर? टू फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि पीसी निकालते वक्त आपको ये नहीं सोचना कि अमेलगमेशन कौन से नेचर का है, चाहे से मर्जर के नेचर का हो, चाहे से परचेज के नेचर का हो, कोई से भी नेचर का हो, आपको पीसी तो नॉर्मल तरीके से निकालना है बाय यूजिंग आइदर द नेट पेमेंट मेथड और द नेट असेट मेथड और द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। जैसे आपको मैंने सिखाया वैसे ही निकालना है। आपको उस समय ये नहीं सोचना कि मर्जर का नेचर है या परचेज का नेचर है। तो वहां पे पीसी निकालने का तरीका क्या है? एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मान लेते हैं वो जो अमाउंट आया दैट इज 2 करोड़, द वैल्यू ऑफ नेट असेट इज 2 करोड़। अब हमने जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? वी हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 करोड़। टू हुम? वी हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 करोड़ टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। यानी जिस कंपनी को अपन टेक ओवर कर रहे हैं उसको हमें 2 करोड़ का अमाउंट पे करना है एज पर द नेट असेट मेथड। अब ये 2 करोड़ तो हमारा बन चुका है पीसी। इस पीसी को अपन कंपेयर करने वाले हैं शेयर कैपिटल की वैल्यू, सर इज 1 करोड़। तो जब मैंने पीसी को कंपेयर करा शेयर कैपिटल की वैल्यू से मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने
1 करोड़ की शेयर कैपिटल के बदले पेमेंट कर दिया 2 करोड़ का, क्योंकि मेरा पीसी का वैल्यू कितना है 2 करोड़। तो 1 करोड़ की शेयर कैपिटल के बदले 2 करोड़ का हमने यहां पे अमाउंट पे कर दिया, यानी कि डिफरेंस नेगेटिव हो चुका। पे करना था शेयर कैपिटल के बदले 1 करोड़, हमने यहां पे शेयर कैपिटल के बदले पे कर दिया 2 करोड़। तो यहां पे हमारा 1 करोड़ का नेगेटिव डिफरेंस आ चुका है। ये जो डिफरेंस है वो हमें कहां पे एडजस्ट करना है, रिजर्व्स में करना है। अच्छा, इसका अपोजिट केस भी हो सकता है। मान लेते हैं ये जो पीसी है वो निकल कर आ गया 3 करोड़, सॉरी पीसी जो है वो निकल कर आ गया 80 लाख, पीसी निकल कर आ गया 80 लाख। तो अगेन आप देखें हमें पेमेंट कितना करना है 1 करोड़, हमने पेमेंट करा ओनली 80 लाख। तो अच्छी बात है, तो फायदा हो गया कितने का, 20 लाख का फायदा हो गया। तो ये जो फायदा हुआ ये भी आपको कहां पे एडजस्ट करना है, रिजर्व्स में एडजस्ट करना है। तो ये इस तीनों पॉइंट का यहां पे लॉजिक है कि हमको सारे के सारे एसेट, सभी तरह की लायबिलिटीज और सभी तरह के रिजर्व्स को टेक ओवर करना है, और हमें बाद में कंपेयर करना है द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी विद द वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। और ये कंपैरिजन क्यों होगा शेयर कैपिटल से, उसका लॉजिक आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जस्ट टू नो कि जो हमारी टेक ओवर करने की वैल्यू है और जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं, और अगर वो डिफरेंस है तो हमें कहां पे एडजस्ट करना है, रिजर्व्स में एडजस्ट करना है। ठीक बात है बच्चों। तो ये सारी की सारी जो कहानी है तुमको समझ में आई। क्या हम एंट्री लिख लें इसके बारे में, अब फटाफट से एंट्री बनाते हैं। आइएगा, तो एंट्री मैंने बनाया यहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। वैसे तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, दोबारा से लिख देता हूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट एट बुक वैल्यू। 2 liabilities account, again at what value, at book value। उसके अलावा मैंने यहां पे लिखा 2 रिजर्व्स, और रिजर्व्स के अंदर मैंने यहां पे लिखा आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एडजस्टमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कंपैरिजन करने पर क्या चीज आ जाती है। इफ द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन is more than the share capital, there is a negative difference. But if the value of purchase consideration is lesser than the amount of share capital, there is a positive difference. कोई सा भी डिफरेंस हो आपको रिजर्व्स में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। ध्यान रखें आपको सभी असेट्स की इंडिविजुअल नेम से एंट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक ओवर करा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, तो आप क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंडिविजुअली सब अलग अलग नेम से डेबिट होगा। ऑलराइट, टेक ओवर ऑफ द बिजनेस का एंट्री समझ में आ गया। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब समझिएगा परचेज के नेचर में क्या होगा। परचेज के नेचर में क्या ये जरूरी है कि हम सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करें? इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। You can select what assets you want to take over, what liabilities you want to take over. If you want, you can ignore to take over all the liabilities. हम ये भी कर सकते हैं कि हम ओनली एसेट को टेक ओवर करके आए और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने से मना करके आ जाएं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं it is not necessary that all assets and liabilities, it is not necessary that all assets and liabilities might have been
टेकन ओवर, ठीक है। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे असेट और सारे की सारी लाइबिलिटीज टेक ओवर करी गई हों। मोर ओवर जो टेक ओवर करा भी है वो भी आपको रिकॉर्ड किस पे करना है, मार्केट वैल्यूज पे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग इज डन एट मार्केट वैल्यूज, ठीक है। आप इसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे करनी है या फिर फेयर वैल्यू पे करनी है। फिर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। व्हाट, वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कंपेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन with the value of net assets. Compare the value of purchase consideration with the value of net assets. The difference in two values shall be goodwill और कैपिटल रिजर्व। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा दैट इज आइदर गुडविल और आइदर इट इज कैपिटल रिजर्व। वैसे इस तरह की एंट्री कहीं ना कहीं आपने सीखी होंगी, क्लास 12th में सीख लिए होंगे या क्लास 11th में सीखी होंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे एसेट को टेक ओवर करा जाए, जरूरी नहीं है कि सारे की सारी लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा जाए। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो है हम रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग ओवर ओनली द एसेट एंड द लाइबिलिटी। रिजर्व्स एज इट इज रहेंगे कहाँ पे, वेंडर कंपनी के बुक्स में एज इट इज रहेंगे, वो अपन टेक ओवर नहीं कर रहे। बट एसेट लाइबिलिटी है उसका कुछ ना कुछ सिलेक्टिव टेक ओवर होगा या फुल टेक ओवर होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि आपने कौन से एसेट टेक ओवर करे, कौन सा लाइबिलिटी टेक ओवर करा, तो आपको ये मानना है कि सारे के सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज जो है टेक ओवर कर लिए। अब टेक ओवर की जो रिकॉर्डिंग है वो कौन सी वैल्यूज पे होगी, मार्केट वैल्यूज पे होगी। तो इस टेक ओवर के नेट अमाउंट को अपन कंपेयर करेंगे किससे, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने पर जो डिफरेंस निकल कर आएगा उस डिफरेंस को अपन कहां पे ट्रांसफर करेंगे, आइदर इन द गुडविल और इन द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। या तो उस डिफरेंस को गुडविल में ट्रांसफर करना है या उस डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेट अस से कि आपने परचेज कंसिडरेशन जो है वो निकाला यूजिंग द नेट पेमेंट मेथड और उसका अमाउंट निकल कर आ गया 30 लाख। बट जो हमने नेट असेट टेक ओवर करे, असेट माइनस लाइबिलिटी का जो डिफरेंस निकाला नेट असेट्स का, दैट हैज कम टू बी 35 लाख। तो बच्चों 35 लाख का बिजनेस का वैल्यू है, उसकी जगह पर हम पे कितना कर रहे हैं, 30 लाख। बताइए फायदे में या नुकसान है, ऑफ कोर्स फायदे में, बिकॉज 35 लाख के बिजनेस आप खरीद रहे हैं उसके बदले ओनली 30 लाख पे करके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे 5 लाख का फायदा हो गया। ये जो 5 लाख का फायदा है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ऑन द अदर हैंड जो आपने 30 लाख का बिजनेस परचेज करा उसके बदले, ठीक है, उसके बदले आपके पास जो नेट असेट्स आए, जो आपके पास नेट असेट्स आए दे आर वर्थ रुपीज 28 लाख ओनली। यानी 30 लाख में खरीदा बिजनेस और जो नेट असेट्स की वैल्यू है 28 लाख है। तो यहां पे तो आप बोलेंगे सर ये तो महंगा सौदा हो गया, 28 लाख का बिजनेस है कुल मिलाकर, वैल्यू के हिसाब से हमने 30 लाख पे करा। तो आप बताइए आपने 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे करा, जब उसके पास इतने नेट असेट्स है ही नहीं, फिर भी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करा, बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो जो 2 लाख रुपीज है किसका डिफरेंस है, गुडविल का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप पीसी का अमाउंट ज्यादा पे कर देते हैं दैट बिकम्स अ लॉस एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू गुडविल। बट अगर अपन पीसी का अमाउंट कम पे करते हैं
it becomes a profit that is transferred to what? Capital reserve. तो यहां पे हम एंट्री किस तरह से बनाएंगे? मैं लिखूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, बट ये जो एसेट्स का डेबिट होगा दैट इज एट व्हाट वैल्यूज? एट मार्केट वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कब हो सकता है? व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। if purchase consideration is more than the value of net assets. 2. liabilities account, और बच्चों ये liabilities account भी कौन सी वैल्यू पे आएंगी? अगेन एट मार्केट वैल्यूज। एंड साथ में आ सकता है टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखें गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। एंड कैपिटल रिजर्व इज पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, बिकॉज इट विल शो अ कैपिटल प्रॉफिट। नोट कर लें जरा ये पॉइंट बी, अगर आपने नहीं कराए तो। आई एम गिविंग यू सम टाइम। सेकेंड एंट्री, चलिए हो गया। बच्चों ऐसा हो सकता है आपको ये फीलिंग आ रही हो सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो। अभी तक आपको मैंने प्रैक्टिकली कुछ समझाया भी कहां है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से एंट्रीज बनानी है। अभी हम केवल एक फॉर्मेलिटी खत्म कर रहे हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको आगे जाके परेशानी ना आए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी की सारी बातें आपको क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर सी पर आ जाइए। थर्ड एंट्री ऑफ दिस रिकॉर्डिंग पार्ट इज द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की एंट्री है। जनरली बच्चों आपको जो एंट्रीज का सीक्वेंस है वो यही मेंटेन करके चलना है, यानी सबसे पहले एंट्री ए आएगा, फिर एंट्री बी आएगा, फिर एंट्री सी आएगा।
क्योंकि ये पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले कंसिडरेशन ड्यू करा जाता है, उसके बाद बिजनेस को टेक ओवर करते हैं और फिर अपन पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए अगर अपन डिफरेंशिएट करें मर्जर के नेचर को, ठीक है ना बच्चों, पेमेंट के लिए अगर डिफरेंशिएट करें हम मर्जर के नेचर को और परचेज के नेचर को, तो एक ही मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? कम से कम पेमेंट करते समय आपको 90% शेयर होल्डर्स जो कि ट्रांसफर कंपनी के हैं, वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने होंगे, और जो उनको पेमेंट है वो बेसिकली शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल शेयर्स दैट कैन बी पेड इन कैश। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विडेटर ऑफ, लिक्विडेटर ऑफ कौन सा कंपनी? वेंडर कंपनी। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू। देखिए ये बेसिकली किस तरह से एंट्री बना रहे हैं अपन। हमने यहाँ पे लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी क्रेडिट करा था, और क्यों क्रेडिट किया था? ताकि हमने इसको पेमेंट ड्यू करा था। अब इसको पेमेंट किया जा रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। सो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू। पेमेंट बेसिकली होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। सो टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर इशूइंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो हमने यहां पे लिखा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि हमने जो शेयर्स का इशू है वो प्रीमियम पे करा हो, तो उस केस में आपको मालूम है क्या चीज हमें क्रेडिट करनी है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड अगर इस पेमेंट के वक्त कोई फ्रैक्शनल शेयर्स आ गए तो उसका पेमेंट हम चेक से कर देते हैं। सो टू बैंक अकाउंट, दैट इज फॉर द फ्रैक्शनल शेयर्स। तो ये जो बैंक अकाउंट है ये फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए यूज करा जाएगा। ठीक है, और वैसे जो पेमेंट है वो कौन से फॉर्म में होगा? शेयर्स के फॉर्म में होगा। बट इन द नेचर ऑफ परचेज द पेमेंट फॉर्म इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन पे इट इन एनी ऑफ द फॉर्म। तो मैंने यहां पे लिखा लिक्विडेटर ऑफ, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू payment can be done in the form of equity shares. So to equity share capital account. Payment can also be done in the form of preference shares to dash percent preference share capital account. अगर इशू प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इनफैक्ट पेमेंट हम डिबेंचर इशू करके भी कर सकते हैं, एंड पेमेंट अपन पूरा पूरा कैश में भी कर सकते हैं। सो टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं लिखने वाला हूं, बिकॉज यहाँ पे तो फुल पेमेंट भी बैंक में हो सकता है, कुछ पार्शियल पेमेंट भी बैंक से हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक डिफरेंस निकल कर आया एंट्री नंबर सी में। एंट्री नंबर सी जो है वहां पे आपको मर्जर के केस में कैश यूज करना है ओनली फॉर द फ्रैक्शंस पार्ट, बट परचेज के नेचर में आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप इनफैक्ट पूरा पूरा अमाउंट भी कैश के अंदर पे कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है सबको? एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन।
स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए सबने। नेक्स्ट एंट्री पर आ जाएं। नेक्स्ट एंट्री, पॉइंट डी, पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज। बहुत बार बच्चों आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स दिख रहे थे कि सर हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा और डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए हमने अपनी खुद की कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू कर दिए। तो बच्चों ये जो केस है वो किस में कवर होगा? पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज में कवर होगा। यानी कि जब हम पीसी निकाल रहे थे, हम पीसी निकालते वक्त केवल वो पेमेंट कंसिडर कर रहे थे जो किसको किया गया था, जो किया गया था शेयर होल्डर्स को, जो करा गया था ओनर्स को। बट अगर आपने ओनर्स के अलावा किसी और को भी पेमेंट किया है, सो दैट विल कम इनटू पॉइंट नंबर डी। इफ यू हैव पेड द डिबेंचर्स, इफ यू हैव पेड द क्रेडिटर्स, अगर हमने कोई भी पेमेंट करा है किसकी लायबिलिटी का, सेलिंग कंपनी की लायबिलिटी का अगर पेमेंट करा है, तो दैट इज टू बी शोन इन पॉइंट डी सेपरेटली। ध्यान रखें ये वाला पॉइंट पीसी में कंसिडर नहीं होगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी बट इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। जिस भी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, अगर डिबेंचर के लिए कर रहे हैं तो डिबेंचर आ जाएगा, क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। मालूम है कौन सी लायबिलिटी है? ये वही लायबिलिटी है जो हमने एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट करी थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो इनमें से जो लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, जो हमें एडिशनली पे ऑफ करी है, उसका यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिबेंचर्स था तो डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है, कोई और लायबिलिटी अगर था तो बैंक के फॉर्म में हो सकता है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डैश % डिबेंचर्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर डिबेंचर होल्डर्स को टेक ओवर करा था और डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर दिया, तो एंट्री बन जाएगा डैश % डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से भी कुछ कराए तो टू डैश % डिबेंचर्स अकाउंट। ये जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट में आया, ये कौन सी कंपनी का है? न्यू कंपनी का है। बट जो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हुआ है वो कौन सी कंपनी का करा है? ओल्ड कंपनी का करा है। यानी कि जो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट है दैट इज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी। ठीक है, आई एम मेंशनिंग इट। ये जो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करा है दैट इज ऑफ द वेंडर कंपनी। और जो यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, वो किसका है? वो परचेजिंग कंपनी का है, वेंडर कंपनी का नहीं है। अगर डिबेंचर का इशू डिस्काउंट पे करा था तो हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगर हमने पुराने कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए अपनी खुद की कंपनी के डिबेंचर इशू करे, आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स का पेमेंट करने के लिए खुद की कंपनी के डिबेंचर इशू कर दिए और वो डिबेंचर को जो इशू करा डिस्काउंट पे करा, तो मैंने यहाँ पे क्या डेबिट कर दिया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और अगर प्रीमियम पे करा तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये वाला जो पॉइंट है वो काफी सारे क्वेश्चंस में मिल जाता है, इसलिए आपको इस एंट्री पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज, एंड यही सेम एंट्री आपको यहां भी क्रिएट करनी है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, ये सेम एंट्री हम बनाएंगे यहां पे भी। सेम एंट्री, आप भी चाहें तो सेम एंट्री लिख दें, दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फॉर पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज द एंट्री इज एग्जैक्टली सेम। हो सकता है हमने किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए भी शेयर इशू करे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे तो आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इज पॉइंट नंबर डी क्लियर और नॉट? पॉइंट नंबर डी समझ में आ रहा है सबको? आ जाए पॉइंट नंबर ई पे। पॉइंट नंबर ई, तो बच्चों पॉइंट नंबर ई है इंटर कंपनी ओइंग्स। पॉइंट नंबर ई इज फॉर इंटर कंपनी ओइंग्स। ठीक है, इंटर कंपनी ओइंग्स के मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय इंटर कंपनी ओइंग्स? ऐसा मान के चलिए दो कंपनीज हैं, एक कंपनी का नाम है राम लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी का नाम है हरी लिमिटेड। ओके, राम लिमिटेड, हरी लिमिटेड। राम लिमिटेड ने हरी लिमिटेड के बिजनेस को कर लिया टेक ओवर। राम लिमिटेड ने हरी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो यहां पे राम लिमिटेड इज व्हाट कंपनी? इट इज द परचेजिंग कंपनी, यानी कि ये है ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी। ठीक है, और ये जो हरी लिमिटेड है ये है वेंडर कंपनी, यानी कि सेलिंग कंपनी। तो बच्चों हुआ ये कि राम लिमिटेड एंड हरी लिमिटेड आपस में काफी सारे बार ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, ठीक है, और वो किस तरह के होते हैं? जनरली परचेज सेल ऑफ गुड्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो राम है वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है, और जो हरी लिमिटेड है वो बेसिकली रॉ मटेरियल का प्रोवाइडर है। तो राम लिमिटेड हरी लिमिटेड से अपनी कंपनी में जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स है प्रोडक्शन के लिए वो परचेज करता है, किससे? हरी लिमिटेड से। एंड द परचेज इज जनरली मेड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, और फिर ईयर के एंड पे क्या करते हैं? सेटलमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये लोग रेगुलरली आपस में करते रहते हैं ट्रांजैक्शंस, और क्रेडिट पे करते हैं। तो यहाँ पे राम लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सुनिएगा, जिस दिन अपन टेक ओवर कर रहे हैं उस दिन राम लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हरी लिमिटेड कैसे शो होगा? हरी लिमिटेड विल बी अ क्रेडिटर, हरी लिमिटेड विल बी अ क्रेडिटर, ठीक है ना। राम लिमिटेड के लिए हरी लिमिटेड इज व्हाट? अ क्रेडिटर। ऐसे ही हरी लिमिटेड के लिए राम लिमिटेड इज व्हाट? इट इज अ डेटर। बोलो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? राम लिमिटेड एंड हरी लिमिटेड आपस में करते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस, जहां पे राम लिमिटेड हरी लिमिटेड से परचेज करता था रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट। तो राम लिमिटेड के लिए हरी लिमिटेड ईयर एंड पे क्या माना जाएगा? क्रेडिटर। और हरी लिमिटेड के लिए राम लिमिटेड क्या माना जाएगा? डेटर। अब सोचिए, ये पूरे साल करने के बाद ट्रांजैक्शंस राम लिमिटेड ने हरी को टेक ओवर कर लिया। जब राम लिमिटेड हरी को टेक ओवर करेगा तो एक बड़ी अजीब सी घटना होगी, एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंस होगा। और वो इंसिडेंस क्या होगा? राम लिमिटेड हरी लिमिटेड की एसेट को टेक ओवर कर रहा है। राम लिमिटेड हरी के एसेट को टेक ओवर कर रहा है। जब राम ने हरी के एसेट को टेक ओवर करा तो राम ने हरी के डेटर्स को भी टेक ओवर करा, और जब राम ने हरी के डेटर्स को एनालाइज करा तो उसको बड़ी एक अजीब सी बात पता लगी कि हरी की बुक्स में राम लिमिटेड डेटर्स में लिखा हुआ है। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बच्चों? राम लिमिटेड ने हरी लिमिटेड के एसेट्स को टेक ओवर करा। जब उसने अपने एसेट को टेक ओवर करा साथ में डेटर्स को भी टेक ओवर करा, बिकॉज डेटर्स आर पार्ट ऑफ व्हाट? एसेट्स। तो जब राम लिमिटेड ने हरी लिमिटेड के डेटर्स को एनालाइज करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से खोल कर देखा कि इसके डेटर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें राम लिमिटेड को खुद का भी नाम लिखा हुआ दिख रहा है,
कि अच्छा हरी लिमिटेड के बुक्स में एक डेटर का नाम है राम लिमिटेड, वो तो हम खुद हैं, और ऐसे ही हमारी बुक्स में, राम की बुक्स में एक क्रेडिटर है जिसका नाम क्या है, हरी लिमिटेड। अब राम और हरी एक ही कंपनी में आ चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि राम लिमिटेड को खुद को ही पैसा पे करना है और खुद से ही पैसा रिसीव करना है, हाँ या ना? राम ने हरि को टेक ओवर कर लिया, राम ने हरि को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर होने से पहले क्या था? टेक ओवर होने से पहले राम को हरि को पैसा देना था, हरि के पास राम से पैसा आना था। बट टेक ओवर के बाद जब ये एक ही कंपनी बन गए, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि राम को खुद को ही पैसा पे करना है, खुद से ही पैसा रिसीव करना है? लगेगा ना ऐसा? क्योंकि जब हम हरि का बिजनेस टेक ओवर करेंगे, तो हरि का बिजनेस टेक ओवर करने के साथ हमारे पास आएंगे हरि के एसेट्स, और हरि के एसेट्स में क्या आएंगे? डेटर्स, और वो डेटर का एक नाम क्या होगा? राम लिमिटेड, और वो राम खुद है। ठीक है, राम खुद ने ही टेक ओवर कर लिया खुद का ही बैलेंस। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। प्रैक्टिकली खुद को पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली खुद से ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट? इंटर कंपनी ओइंग्स। और अपन यहाँ पे उसी का कैंसलेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ये कॉन्ट्रा आइटम है, तो एक कॉन्ट्रा आइटम कैंसिल करना चाह रहे हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हुआ। आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। राम लिमिटेड ने हरि लिमिटेड को लोन दिया था, ठीक है? राम लिमिटेड ने हरि लिमिटेड को लोन दिया था, गिव्स लोन। जब राम ने हरि को लोन दिया, तो राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन विल बी शोन एज एन एसेट अंडर द कैटेगरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। वहीं पे हरि के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन विल बी शोन एज अ लायबिलिटी अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लोन था। तो हरि के अकॉर्डिंग हरि को पेमेंट करना है राम लिमिटेड को, और राम के अकॉर्डिंग राम को पेमेंट रिसीव करना है हरि से। यह है टेक ओवर होने से पहले की बात। टेक ओवर के दिन तक भी इन दोनों ने आपस में सेटलमेंट नहीं करा लोन का, और आज राम ने हरि को टेक ओवर कर लिया है। तो अब राम को कैसी फीलिंग आ रही है कि मैंने खुद को ही लोन दे रखा है, तो मुझे खुद से ही पैसा रिसीव होना है, खुद को ही पैसा पे करना है, क्योंकि राम ने हरि को टेक ओवर कर लिया। अब हरि का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुका है। तो हरि को राम को पैसा देना था, राम के पास हरि से पैसा आना था। अब ये ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राम ने हरि को क्या कर लिया है? टेक ओवर कर लिया है। तो एक कॉन्ट्रा आइटम बन गया, इसको अपन कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यही है हमारी इंटर कंपनी ओइंग्स। एक और एग्जांपल हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो सकता है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल का एग्जांपल। राम ने हरि के ऊपर बिल ड्रॉ करा, तो हरि के लिए बनेगा बिल पेएबल, राम के लिए बनेगा बिल रिसीवेबल। यानी राम को पैसा मिलना है हरि से, हरि को पैसा देना है राम को। जब टेक ओवर कर लेगा राम हरि लिमिटेड को, इट वुड गिव एन इंप्रेशन कि राम का जो बिल है उसका पैसा हरि से आएगा। यानी कि जब हरि को टेक ओवर कर लिया, तो राम खुद को ही पैसा पे करेगा और राम खुद ही पैसा रिसीव करेगा। अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इंटर कंपनी ओइंग्स को आपस में कैंसिल करने का एंट्री क्या बनेगा? आप देखें इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल डेटर्स क्रेडिटर्स के बीच में दिया, दूसरा एग्जाम्पल लोन रिसीवेबल लोन पेबल के फॉर्म में दिया, और तीसरा एग्जाम्पल बीआरबीपी का दिया। इन तीनों केसेस में लायबिलिटी एंड एसेट का इन्वॉल्वमेंट है। किसी एक कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो किसी दूसरे के लिए एसेट है। इन लायबिलिटी और एसेट को आपस में कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने का एंट्री क्या बनाओगे? इमेजिन करो, लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इनको आपस में कैंसिल करने का एंट्री क्या बनेगा? लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए क्या करा जाएगा? डेबिट। एसेट का बैलेंस यूजुअली क्या होता है? डेबिट। कैंसिल करने के लिए क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अ वेरी सिंपल एंट्री। ठीक है, इंटर कंपनी ओइंग्स का जो एंट्री है दैट विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं दीज आर ट्रांजैक्शंस between
transferor company, these are transactions between transferor company and transferee company. These are transactions between transferor company and transferee company that had taken place before टेक ओवर, ठीक है ना, टेक ओवर से पहले हो गए थे, फुल स्टॉप. दे शुड बी कैंसल्ड, इनका आपस में कैंसलेशन होना चाहिए. क्यों? बीइंग कॉन्ट्रा आइटम्स, बिकॉज दीज आर दी कॉन्ट्रा आइटम्स, तो ये आपस में कैंसल हो जाने चाहिए. और बच्चों इसी कैंसलेशन का मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूं, दैट इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट. चाहे से किसी के लिए भी एसेट हो, किसी के लिए भी लायबिलिटी हो, आपकी एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. एंट्री इज ऑलवेज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, चाहे से वो लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी का हो या ट्रांसफरी कंपनी का हो, या एसेट भी ट्रांसफरर का हो ट्रांसफरी का हो, एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस दोनों ही कंपनी के लिए क्या होगा, क्रेडिट, और एसेट का बैलेंस दोनों ही कंपनी के लिए क्या होगा, डेबिट. तो कैंसलेशन का एंट्री हमेशा ये बनना है, चाहे से आप बीआरबीपी कैंसिल करें या डेटर क्रेडिटर कैंसिल करें या आप लोन रिसीवेबल लोन पेएबल कैंसिल करें, किसी भी कंपनी के लिए एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, इसका मतलब यही सेम एंट्री हमें यहां भी क्रिएट करनी पड़ेगी. और आप भी सेम एंट्री लिख दीजिए, सेम एंट्री, नो डिफरेंस. एंट्री भी सेम है और कॉन्सेप्ट भी सेम है. Intercompany owings are to be cancelled in both situations. बच्चों इंटरकंपनी ओइंग्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक. अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली मालूम होगा. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक. और वैसे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें कवर होती हैं. इंटरकंपनी ओइंग्स एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वहां पे भी कवर किया जाएगा. हाँ जी बच्चों, तो एक बार फिर से हम समझें व्हाट इज मेंट बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और द स्टॉक रिजर्व. अगेन हमारा वही एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा है जो हमने पॉइंट ई में समझा था, जहां पे हरी लिमिटेड ने गुड्स सेल करे थे किसको, राम लिमिटेड को. राम लिमिटेड ने हरी लिमिटेड से कुछ गुड्स परचेज करे. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब हमने टेक ओवर करा तो टेक ओवर के समय वो जो गुड्स हैं दे हैव रिमेन्ड अनसोल्ड. यानी कि जब ये बिजनेस मर्ज किया जा रहा है, जब इन दोनों का बिजनेस मर्ज किया जा रहा है, तो एक कंपनी को ऐसा फील आएगा कि मेरा स्टॉक मेरे पास ही लौटकर वापस आ गया. समझना बहुत ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको. देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी. देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी. ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी. ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी. ए का कॉस्ट गुड्स के लिए था 20,000.
ए ने इसको सेल करा एट 30,000। ए के लिए गुड्स का कॉस्ट था 20,000, ए ने गुड्स को सेल करा एट 30,000, तो ए ने यहाँ पे कुल मिलाकर 10,000 का प्रॉफिट अर्न करा। बी के पास ये गुड्स आ गए तो बी के लिए कॉस्ट कितना बनेगा? बी के लिए कॉस्ट बनेगा 30,000। ड्यूरिंग द ईयर बी इन गुड्स को सेल नहीं कर पाया, जो भी उसको गुड्स ए से मिले थे बी उसमें से कुछ भी सेल नहीं कर पाया। एज इट इज वो पूरा का पूरा सामान बी के पास में रखा हुआ है, हो सकता है इससे कम भी रखा हो, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ये मान रहा हूं कि बी के पास पूरा का पूरा सामान रखा हुआ है जो उसके पास में ए से आया था। अब हुआ ये कि ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, ए टेक ओवर्स बी। जब ए बी को टेक ओवर करेगा तो ए एसेट टेक ओवर करेगा, ए लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेगा। कौन सी कंपनी के? बी के। तो ए के पास में बी के सारे एसेट्स आएंगे। जब ए के पास बी के सारे एसेट आएंगे तो बी का स्टॉक भी तो आएगा, और बी के स्टॉक के अंदर 30,000 का स्टॉक किसको बिलोंग करता है? ए को। तो ए क्या सोचेगा? ए विल थिंक कि जो स्टॉक मैंने बी को सेल करा था वही स्टॉक मेरे पास आज फिर से आ गया क्योंकि मैंने बी को खरीद लिया है, तो मेरा बेचा हुआ स्टॉक मेरे पास फिर से आ गया जिसमें मैंने प्रॉफिट कमा रखा है। मेरा बेचा हुआ स्टॉक मेरे पास फिर से लौट कर आ गया जिसके अंदर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया था। कितना प्रॉफिट कमाया था? 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया था ना, क्योंकि मेरे लिए कॉस्ट कितनी है? 20,000 और मेरे लिए सेलिंग प्राइस क्या था? 30,000। तो मैंने 30,000 रुपीज पे बी को स्टॉक सेल करा था, बी ने 30 पे रिकॉर्ड करा, तो बी ने गलती नहीं करी, बी ने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करा। पर क्योंकि बी उसको बेच नहीं पाया तो अमेलगमेशन के दौरान वो स्टॉक हमारे स्टॉक के साथ में मर्ज किया जाएगा। तो समझिए स्टॉक की रिकॉर्डिंग किस पे होनी चाहिए? कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे? कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे? ऑफ कोर्स कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट का अमाउंट लोअर है तो कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग होगा, अगर मार्केट प्राइस लोअर है तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे कॉस्ट कितना है इस स्टॉक का? 20,000, क्योंकि 20 का स्टॉक 30 में सेल करा गया था। तो ये जो कंपनी ए है उसके लिए रियल कॉस्ट कितनी है? 20। तो जो 10,000 का इसमें प्रॉफिट शामिल है वो प्रॉफिट हमें कैंसिल करना है, दैट इज नोन एज व्हाट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो स्टॉक अनसोल्ड रह गया। तो अनसोल्ड स्टॉक पे जो प्रॉफिट जोड़ दिया था, किसने जोड़ा था? कंपनी ए ने। वो कंपनी ए को अब कैंसिल करना पड़ेगा अपॉन द मर्जर, दैट इज व्हाट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो हमें कैंसिल करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सच प्रॉफिट should be cancelled. Such profit should be cancelled as it is not realized. As it is not realized. ठीक है, ये एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट क्यों करा? आपको याद है ये अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है, तो वहां पे हम लोगों ने एंट्री नंबर 2 में रिजर्व्स में एडजस्टमेंट किया था ना, तो वही रिजर्व यहां डेबिट कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। सो रिजर्व्स अकाउंट, या मैं यहां पे लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, स्टॉक है एसेट, स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट। तो मैंने स्टॉक की वैल्यू में से 10,000 कम करा, और वो जो 10,000 कम करा उसको हमने रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे कैसे एंट्री बनाया जाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड स्टॉक को एडजस्ट करने का एंट्री क्या बनेगा? इट कैन आइदर बी गुडविल अकाउंट डेबिट। आप सोच रहे होंगे सर ये गुडविल अकाउंट डेबिट कहां से आया? क्योंकि इस केस में जो हमने एंट्री नंबर 2 बनाया था उसमें हमने एडजस्टमेंट कहां पे करा था? या तो गुडविल में या फिर कैपिटल रिजर्व में। तो अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आया था तो यहां पे भी डेबिट क्या होगा? गुडविल का अकाउंट।
अगर एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व आया था तो यहाँ पे भी क्या डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट। सो आइदर इट इज गुडविल अकाउंट डेबिट और इट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू स्टॉक अकाउंट। तो एंट्री में यहाँ पे भी एक स्लाइट डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा। एंट्री नंबर एफ में एक स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेथड्स। अगर परचेज के नेचर का है तो या तो गुडविल अकाउंट डेबिट करना है या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है। बट अगर मर्जर के नेचर का है तो आपको रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है। डन। नेक्स्ट आ रहा है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हैं पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। पुरानी कंपनी को बंद करके नई कंपनी बनाई जाएगी तो पुरानी कंपनी को कुछ खर्चा उठाना पड़ सकता है लिक्विडेशन का। बहुत बार ये जो खर्चा है दैट इज रीइंबर्स्ड बाय द परचेजिंग कंपनी, या परचेजिंग कंपनी खुद ये खर्चा उठा लेती है। तो परचेजिंग कंपनी ने लिक्विडेशन कॉस्ट पे करा। आपको याद होगा जब हमने पीसी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब ऐसा पॉइंट आया था कि इतना अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे करा या लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करा, बट हमने उसको पीसी में ऐड नहीं करा था क्योंकि पीसी का मतलब AS 14 के अकॉर्डिंग क्या है, वो पेमेंट जो हमने शेयर होल्डर्स को किया है। अगर हमने कोई और अदर पेमेंट करा है तो हमें इंक्लूड नहीं करना। तो उसी लिक्विडेशन कॉस्ट का जो पेमेंट का एंट्री है वो क्या बनेगा, इन केस ऑफ मर्जर it is simply profit and loss account debit to bank account, profit and loss account debit to bank account. But in case of the purchase method it is again the same, या तो goodwill account debit करना है या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है। डिपेंड्स एंट्री नंबर 2 में क्या आया था उसके अकॉर्डिंग ही आप डेबिट कर पाएंगे बच्चों। सो गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप देखिए अभी तो हमने सिर्फ एंट्रीज लिखी ही हैं और मैंने आपको यहाँ पे बहुत बेसिक नॉलेज में समझाया है। अभी तो हम इसको बहुत डिटेलिंग में समझेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। अभी तो हमने इसको बहुत ही बेसिक परसेप्शन समझा है। प्रैक्टिकली आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता मत करना। ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे करके दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज फॉर श्योर। बट थोड़ा सा मुझे कोऑपरेशन चाहिए आपकी तरफ से। जब हम नोट्स को लिख रहे हैं तो आप ये चिंता ना करें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी, याद भी हो जाएंगी, क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि टिप्स पे आ जाएगा। बस इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एंट्री और बनवाऊंगा। लिक्विडेशन कॉस्ट की एंट्री नोट कर लीजिए, फिर आखिरी एंट्री पे आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आखिरी एंट्री है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इफ एमैल्गमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। ये एप्लीकेबल नहीं है, बट इट इज एप्लीकेबल इफ एमैल्गमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज and this is the entry of statutory reserves, statutory reserves, ठीक है। आपको लगेगा सर ये कौन से रिजर्व्स आ गए, कभी सुना ही नहीं इनके बारे में। डेफिनेटली बच्चों आपने इनके बारे में नहीं सुना। अब कोशिश करें समझने की ये है क्या। देखो पहली बात तो हम ये समझें कि ये वाली जो एंट्री वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है इन दी मर्जर केस। उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देना है, एंट्री नंबर 2 पे ध्यान देना है। एंट्री नंबर 2 में आपने यहां पे पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया था आपको, ऑल एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व्स आर टू बी टेकन ओवर।
ऑलरेडी सेकेंड एंट्री में सारे के सारे रिजर्व्स टेक ओवर हो चुके हैं, इसीलिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की एंट्री मर्जर के नेचर में काम की नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज रिजर्व ऑलरेडी एंट्री में इनकॉर्पोरेट हो गए। आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना टू रिजर्व्स, एंट्री में क्या लिखा था टू रिजर्व, तो इस एंट्री में ऑलरेडी ये रिजर्व्स आ चुके हैं। बट परचेज के केस के अंदर हम एसेट एंड लायबिलिटीज को ही टेक ओवर करते हैं, रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करते। क्योंकि रिजर्व को टेक ओवर नहीं करते तो इसका मतलब अभी तक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को हमने नई कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं करा, न्यू कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं करा। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक द एंट्री ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स क्या हैं बच्चों? कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली हमने क्रिएट क्यों करे, क्योंकि उसको क्रिएट करने के पीछे किसी लॉ में कुछ लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाने के लिए लिख रखा है, और जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं उस कंपनी ने वो रिजर्व बनाया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अब अमेलगमेशन करते समय हमें उस रिजर्व को कंपल्सरीली अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जितनी उसकी टाइम लिमिट पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट में कोई पर्टिकुलर रिजर्व है, जैसे कि है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अब उसको बनाने का टाइम लिमिट 5 इयर्स का दे रखा है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है वो आपको कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं उस कंपनी ने पिछले 3 साल से वो रिजर्व मेंटेन कर रखा है, और वो 3 साल के मेंटेनेंस के बाद हमने उस कंपनी को आज टेक ओवर कर लिया। जैसे हमने टेक ओवर करा तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वैसे तो हमें टेक ओवर नहीं करना, क्योंकि परचेज का नेचर है, मर्जर में टेक ओवर करना कंपलसरी है, बट परचेज में टेक ओवर करना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे कंपनीज एक्ट ने एक बाउंडेशन डाल दी है कि अगर सेलिंग कंपनी के बुक्स में, अगर वेंडर कंपनी के बुक्स में कोई आपको ऐसा रिजर्व दिखता है जो रिजर्व किसी स्टैट्यूट या किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो उसकी जितनी भी टाइम लिमिट पेंडिंग है उतनी टाइम लिमिट तक न्यू कंपनी को, यानी कि खरीदने वाली कंपनी को, वो रिजर्व अपनी किताबों के अंदर बना के रखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो उसी की अपन एंट्री यहां पे बना रहे हैं इन द नेम ऑफ व्हाट? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। एंट्री क्या बनेगा? एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों ओपन हुआ? क्योंकि बच्चों ये देखिए रिजर्व हमने टेक ओवर नहीं कराए, ये रिजर्व को शो करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि कानून में लिखा है, किसी स्पेसिफिक लॉ में लिखा है। तो एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एमैलगमेशन की वजह से ये रिजर्व को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगा, ये आखिरी एंट्री है, एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। और ये जो अकाउंट है एमैलगमेशन एडजस्टमेंट का, ये तब तक आपकी किताबों में रहेगा जब तक कि टाइम लिमिट एक्सपायर ना हो जाए। जैसे ही टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी आप इसकी रिवर्स एंट्री बना दोगे, यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आखिरी पॉइंट था। एंड सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि ट्रांसफरी कंपनी जो है उसमें आपको बस यही एंट्रीज बनानी है और कोई एंट्री बनानी ही नहीं है। बस ये 8 एंट्रीज हैं, जो भी हैं सारा का सारा खेल इस 8 एंट्रीज का है। मैं आपको इस पूरे चैप्टर में कोई एंट्री नंबर 9 सिखाऊंगा ही नहीं। दीज आर दी ओनली 8 एंट्रीज, और हर क्वेश्चन में अपन इन्हीं 8 एंट्रीज का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जिस भी क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे आपको अकाउंटिंग करना है ट्रांसफरी कंपनी का, तो बस मैं आपको यही 8 एंट्रीज बार बार दोहराने वाला हूं, इन्हीं को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसीलिए तो ये आपको टिप्स पे रट जाएगा बच्चों, यही तो रीजन है, क्योंकि 8 के अलावा कोई 9th पॉइंट है ही नहीं। ये चैप्टर आपको डेफिनेटली आसान लगने वाला है, पढ़ते समय डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये 8 एंट्रीज के अलावा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, और आप ये आखिरी वाली एंट्री कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आज और कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, अगली क्लास में हम इसके कुछ और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो स्पेसिफिकली इस टॉपिक को बिलोंग करते हो,
और साथ में हम समझेंगे इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ऑलराइट, तो ये आप नोट करें और हम मिलेंगे अगली क्लास में। रिवीजन करके आना है आपको अच्छे से, ये एंट्रीज को देखकर आना है, जिससे आपको एक सीक्वेंस समझ में आए कि हमें कौन कौन से सीक्वेंस में कैसे कैसे एंट्रीज प्रिपेयर करनी होंगी।